सर, हमने पास्ट लाइफ के बारे में जो बात करी उसमें से आई लाइक द आई वांट टू नो कि लाइफ बिटवीन लाइफ्स क्या होता है और लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है। मतलब लाइफ आफ्टर डेथ होता है, लाइफ बिटवीन लाइफ्स होते हैं, ये कैसे होता है? मतलब बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि इसके बीच में क्या हुआ, हमको वो चीज़ याद क्यों नहीं रहती है, ये चीज़ याद क्यों नहीं रहती है। अगर हम if we talk about rebirth or something like that, also wanted to talk about certain people who remember the place, वो लोग उनको याद रहता है कि हम यहाँ पहले आए हैं। तो how does all this work? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रश्न पूछने का ढंग। आप इतने सारे प्रश्न एक साथ जोड़ के पूछ लेते हो, तो मुझे बहुत अलग अलग करके उसको जवाब देना पड़ेगा। पहले तो लाइफ, अगर हमने पास्ट लाइफ को एक्नॉलेज किया है, अगर हम मानते हैं पास्ट लाइफ है, तो ये बहुत ही संभव है कि हम ये भी मानेंगे कि लाइफ आफ्टर डेथ है। और लाइफ बिटवीन लाइफ इज ऑल्सो लाइफ आफ्टर डेथ और लाइफ बिफोर बर्थ। सिर्फ इस संबंध पे अगर हम बात करें तो ये बहुत समझना जरूरी है कि वो स्थिति कैसी होती है, और वो समझना काफी मुश्किल ही नहीं, काफी हमें लगता है कि इसके लिए मान्यता चाहिए कि हम मानते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, इसलिए है। अगर हम किसी कल्चर की बात करें, हम संस्कृति की बात करें, तो हिंदू धर्म इसे मानता है, कोई धर्म इसे मानता है, कोई धर्म इसे नहीं मानता है। मुस्लिम धर्म नहीं मानता है, क्रिश्चियनिटी नहीं मानती है। लेकिन क्रिश्चियनिटी क्या बोलती है कि नहीं, जैसे भूत प्रेत होते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो ये डेफिनेट है कि लाइफ आफ्टर डेथ की बात हो रही है। और हिंदू धर्म तो बहुत स्पष्ट रूप से मानता है लाइफ आफ्टर डेथ। इसने इतने सारे रिचुअल्स बनाए हैं, और पूरे साल वो मृत्यु के बाद वो रिचुअल्स चलते हैं, और एवरी ईयर उसके पीछे श्राद्ध होता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट है एक तरह से कि हम लाइफ आफ्टर डेथ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अगर आप ये सब विधि करते हो तो ये बहुत ऑब्वियस है कि आप उसमें बिलीव करते हो। सब बिलीव करते हैं इसलिए है कि है इसलिए बिलीव करते हैं? नहीं, जो है इसलिए रिचुअल्स हैं, रिचुअल से इसलिए आप करते हो बिलीव, क्योंकि है इसलिए बिलीव करते हो। बिलीव करते हो इसलिए नहीं है इस केस में, बहुत स्पष्ट रूप से। तो प्रक्रिया हमारे रिचुअल्स की थोड़ी सी बात कर ले इधर, और उसकी परिस्थिति की बात करें। द मोमेंट किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो जैसे उसका शरीर है वैसा ही शरीर, वैसी ही रचना जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वैसी ही स्थिति उनकी एनर्जी फील्ड की, एनर्जी बॉडी की होती है। और वो उठ के वो हर चीज करने की कोशिश करता है कि वो जैसे वो कर सके। जैसे अगर मैं पानी का ग्लास लेता हूं तो वो भी पानी का ग्लास लेने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसे होल्ड नहीं कर पाता। या मैं मोबाइल पकड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तो उन्हें ताज्जुब होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों घट रहा है, और धीरे धीरे वो वापस बॉडी में आने की कोशिश, या पूरी बॉडी में से निकल चुके हैं या बॉडी में आने की कोशिश करते हैं। तो वही जगह पे आके वापस लेटते हैं, या देखते हैं कि मैं शरीर हिला पाता हूँ कि नहीं, कुछ कर पाता हूँ कि नहीं। फिर धीरे धीरे उनको समझ आ जाता है, वो उसको समय लगता है। धीरे धीरे उनको समझ आता है कि नहीं, ये मैं बोलने की कोशिश करते हैं, आवाज निकलती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सुन पाते हैं, समझ पाते हैं चीजों को। इंद्रिया नहीं है, भाव से समझते हैं। ठीक है ना। आप सभी को रोता हुआ देखते हैं, कोई भी रोता है, कोई भी कल्पांत करता है, दुख करता है, या तो वो सब उनको समझ आता है। फिर वो जब उन स्थिति में रहते हैं तो
अपने शरीर में जो वापस आने की प्रक्रिया कोशिश करते हैं, तो जहां जैसे लेटे हैं वैसे ही लेटने की कोशिश करके वहीं से प्रयत्न करते हैं, लेकिन उस बाद में धीरे धीरे वो उनकी बॉडी जो हमको दिखती है वैसी एनर्जी फील्ड डिसॉल्व होने लगती है और वो एनर्जी फील्ड में ही रहते हैं। अगर कोई भी ऐसा कैमरा, कोई भी ऐसी एनर्जी फील्ड को पकड़ने वाली सिस्टम अगर हम वो सूक्ष्म शरीर को पकड़ सके तो हम उस एनर्जी फील्ड को क्लियरली देख पाएंगे और हम उनकी भाव, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। लगता है कुछ समय के बाद साइंस इसे ऐसा डिस्कवर कर लेगा, लेकिन कुछ व्यक्ति में ऐसी खास विशिष्टताएं होती है जो इन एनर्जीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं, या उनके माध्यम से, उनके लिए माध्यम बन के आपके साथ बात कर सकते हैं। उसे मीडियमशिप कहते हैं। ये बात अलग हो गई। अब इसके बाद आप उसको जब एक्सेप्टेंस होता है फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे आप, ये हमारी जितनी सारी रिचुअल्स हैं चाहे कोई भी कल्चर में हो, वो इसी बात का ख्याल रखती है और उसी बात का ख्याल रख के बनाई गई है। अब हम जाते हैं, कुछ विधियां करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, हर एक धर्म अपनी अपनी तरह से चीजों को करता है। सर, सोल तो हमेशा पीस में रहता है, तो फिर रेस्ट इन पीस क्यों बोलते हैं? सोल तो हमेशा पीस में रहता है ना, इंसान हमेशा डिस्टर्ब रहता है। ये एक बोलने का तरीका है, उसका अर्थ ये होता है, जो बोलता है या ये भाव करता है या प्रेयर करता है, उसका बोलने का अर्थ ये नहीं है कि जब पीस बोला गया है, पीस शायद मैं मानता हूँ ये सही शब्द नहीं है, लेकिन उसके पीछे का भाव बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोल अपने में स्थित हो जाए। सदगति जो बोलते हैं, सदगति एक अलग बात होगी, अपने में स्थित होना यानी पीसफुल होना, यानी जो अटैचमेंट छूट जाए और अपने में स्थित हो जाए, है ना, अपने अंदर समा जाए, तभी उसे वो पीस जो है उसका अनुभव होगा। अगर वो किसी चीज में, किसी मोह में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति से बहुत अटैच है, तो वो एजिटेटेड रहता है। सर, जब हम यहाँ मे बी दिस इज अनदर टॉपिक, बट हम जब पैदा होते हैं तो हम अटैच होके आते हैं क्या डिटैच होके आते हैं? नहीं, वो पैदा होने के बाद की प्रक्रिया अलग है। पहले डेथ की प्रक्रिया को पूरी तरह समझें। हम टॉपिक्स को जंप ना करें, इसके काफी सारे पहलू है जिसे हमें समझना है। इसके संदर्भ में ये बहुत ही सिंपल बातें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं कि जो सूक्ष्म शरीर कैसे काम करते हैं। सूक्ष्म शरीर में जैसे कॉजल बॉडी और ऑरिक बॉडी, आप उसे किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर, कॉजल या कारण शरीर जिसे बोलते हैं। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में डिफरेंस है। यहाँ सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर भी बाद में वो छोड़ देता है, तो 13 दिन तक वो अपना, उसका नाता, रिश्ता पहले जैसा ही होता है। वो आते हैं, वो अपने घर के आसपास रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जिन व्यक्तियों से बहुत प्यार करते हैं उनके पास ही रहते हैं। आप बहुत रोते हो तो उनको समझ नहीं आता है ये क्या चल रहा है, उनको पता लग जाता है, जबकि उसको लगता है ये रोना सही नहीं है। उनको ये फीलिंग्स नहीं होती, उनको ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से इनको बात करूं, समझाऊं, इनसे किस तरह संवाद करूं। अगर मृत्यु के बाद अगर आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, अटैचमेंट के कारण हमें रोना आएगा, और ये रोना जो है एक कल्चरली हमने अडॉप्ट की हुई प्रोसेस है, ये फिर भी मैं नेचुरल नहीं मानता हूँ इसको। सर, लेकिन जब कोई चला जाता है तो व्हाई डू वी फील, किसी छूटने का जो अनुभव हमने क्रिएट किया है बचपन से, इसी अनुभव को सबसे बड़ा अनुभव के रूप में हम देखते हैं। अगर इसी को हम अलग तरीके से प्रोग्राम करें तो शायद उतना दर्द महसूस ना हो हमें। कुछ कल्चर्स में बोलते हैं ना, आप भी हमेशा सिखाए थे कि ये एक सेलिब्रेशन मोमेंट है बिकॉज सोल इज नाउ इन अ वेरी डिफरेंट डिमेंशन। आई मीन, जिसे डिफरेंट डायमेंशन कहा गया है, उसे वेरियस डायमेंशन के बाद उसे भी बाहर जाना पड़ता है। उसको
जाने के बाद इमीडिएटली वो डायमेंशन शिफ्ट नहीं होता है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। तो जब मृत्यु होती है तो पहली बार उसको ये पता लगता है, और कुछ ही समय में यू नो उसके जलने के बाद, उसके शरीर के जलने के बाद एक जैसे शेडो होता है ना, शेडो, तो किसी इंसान का शेडो तब तक रहता है जब तक शरीर है। तो मान लो एक शेडो शरीर हमारा है, तो वो शरीर निकल जाता है तो शेडो भी निकल जाता है। इसी तरह हमारे साथ होता है। इसलिए शरीर जलने के बाद वो आत्मा की स्थिति एकदम अलग हो जाती है। इसलिए शरीर को जल्दी से जल्दी जलाने की हम बात करते हैं। तो उसे अटैच मेमोरीज, उसे अटैच बातें भी निकल जाती है ना। बॉडी में पूरी मेमोरी होती है, हर एक सेल में मेमोरी होती है, आज भी होती है, हमारे जीवन शरीर में भी होती है। तो सर, जब हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे थे, तो अगर हम मेमोरीज डिटैच हो जाती हैं, तो फिर जब हम नए, मतलब जो भी वी टॉक अबाउट पास्ट लाइफ, तो वो मेमोरीज कैसे रहती हैं? सेल्यूलर मेमोरीज होती हैं ना? वो सेल्यूलर मेमोरी अलग चीज है। हम जब इस बात, अभी पूरी बात को समझाता हूँ, आपका प्रश्न सही है, लेकिन थोड़े से उसे विवरण में समझ लो। एक मृत्यु के बाद क्या घटता है कि कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में, जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं मर गया, तो बहुत फास्ट फ्लैश में पूरी लाइफ चल जाती है। इतनी तेजी से लाइफ अपनी वो देख पाता है, लेकिन उसको उस वक्त पे अपने जीवन को देखने का अनुभव और दृष्टिकोण बहुत अलग होता है। वो उस संदर्भ से देखता है कि मैंने क्या निश्चित करके आया था, किस लेसन को मुझे मास्टर करना था, कैसा जीवन जीना था जो मैं डिसाइड करके आया था। यानी निटी ग्रिटीज नहीं, जिसे ओवरऑल कहते हैं। और मैंने क्या गलतियां की, मैंने क्या और कर सकता था जो मैंने नहीं किया। तो वो जाने के बाद, वो एक 13 दिन के बाद जब अटैच हो जाते हैं कंप्लीटली एक दूसरे के साथ, यानी वो सोल को फ्री करते हो, तो एक वो जब जन्म लेते हैं, अब यहाँ पे जन्म लेने की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा कि एक सोल डिसाइड करता है कि मुझे जन्म लेना है, तो वो उस समय पे अपनी परिस्थिति, क्या लेसन मास्टर करना है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं कि भाई मुझे ये लेसन के लिए भेजो। तो उनके जो मास्टर्स है, वो काउंसिल है, वो वहां पे ऐसा एक आपको जो कल्पना आपको सही लगे उस तरह से मैं समझा रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इसका माध्यम उपयोग कर रहा हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज ए मेटाफर। सो दे डिसाइड, वो डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, ये सोल ने ऐसी इतनी जर्नी की है, तो नाउ लेट हिम गो फॉर टू मास्टर दिस। वहां पे बहुत ऐसे सोल्स होते हैं जो बहुत लाइफ के अनुभव करके आए हैं, बहुत तेजी से अनुभव करके आए हैं, और इतने परिपक्व होते हैं, इतने मैच्योर्ड होते हैं, उनकी लाइफ के इतने आयाम सोल मास्टर करके बैठे हुए हैं। और उसके भी आगे ऐसे सोल्स होते हैं जो बहुत बहुत सालों तक जन्म नहीं लिया है, क्योंकि वो इतने हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद कुछ सोल्स होते हैं जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया है, फिर भी वो सब कुछ मास्टर करते हैं। और एक दूसरी तरह से वो अपने को मैसेजेस भेजते हैं। जो सोल्स ने जन्म नहीं लिए, वो भी अपने मैसेज भेजते हैं, हमारी लाइफ को गाइड करते हैं। सर, एक क्यूट सा सवाल आया था मेरे पास कि अगर हमें वापस ही जाना है तो हम आते क्यों हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आते क्यों है उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो आई सेड आई विल डेफिनेटली गिव यू एन आंसर। इसका बहुत शॉर्ट आंसर है कि हम अनुभव करने के लिए आते हैं। और हमारा अनुभव, जैसे सर्वर पे जो भी कुछ घटता है इंटरनेट पे, वो सर्वर पे जाता है। अब जो सर्च करते हो आप, जो भी एक्सेस करते हो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। इसी तरह एक मास्टर सर्वर जैसे होता है, ऐसे कॉन्शियसनेस एक सर्वर है। तो उस कॉन्शियसनेस में ये सारी चीजें स्टोर होती हैं। इसके लिए हम स्टोर करने के लिए जाते हैं, और स्टोर करने में हम दोनों चीजें स्टोर करते हैं। कॉन्ट्रास्ट हर एक जगह से स्टोर होता है। कॉन्ट्रास्ट के बाद, यानी कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है कि
ब्लैक एंड व्हाइट, दो हिस्से, दो पहलू, तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, फिर ग्रे के हर एक शेड, उसके अंदर स्पेक्ट्रम जो होता है, वो स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स जो होते हैं, वो सारी चीजें स्टोर होती है। और ये हम अनुभव स्टोर करने के लिए आते हैं, और ये अनुभव, इसका ओरिजिन देखने जाओ तो हाँ, ये जगत जैसे मैनिफेस्ट हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था, और कुछ नहीं होने के बाद जो नहीं होने में एक इच्छा प्रकट हुई कि मैं कौन हूं, मुझे जानना है। तो वो जानने की प्रक्रिया की शुरुआत कॉन्शियसनेस ने अपने आप में से एक हिस्से को अलग किया और उसे समझने के लिए भेजा। So who decides? No, it is auto process. Who decides that I have to learn this life lesson? The soul decides. And then it is put across to the mature souls. And they, because of their experience, tells you that ठीक है, you are qualified to have this experience. Because we are eager to have an experience here. वहां पे अनुभव करने के लिए ना हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, ना हमारे पास 5 तत्व है। तो वहां के अनुभव, वहां का प्रोग्रेस अपने आप में बहुत स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे पहुंच गए तो आप वही स्थिति में रहते हो जो अनुभव करके यहाँ आए हो। इस अनुभव को एक्सटेंड करके आप वहां भी इवॉल्व ही होते हो लाइफ आफ्टर डेथ। तो आप कितना स्पीड अप में वहां पे देखो, आपने अगर ज्यादा गलतियां की है, आपने ज्यादा वो कुछ किया है, तो आपको जल्दी भेजते हैं। आपने अपना काम कंप्लीट किया है तो उसी काम को लेके आप वहां पे इवॉल्व होते हो। फिर आपको एक स्थिति आती है, उसके बाद भेजते हैं। तो भेजने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अब वहां से आने के बाद जब हम जन्म लेने का डिसाइड करते हैं तो देन हम सर्च करते हैं। We choose our parents, we Yes. choose the situation. लेकिन सर, I mean, there are a lot of times that हो सकता है कि हम ये लाइफ लेसन के लिए आए, but is it that we get the right situation? नहीं, वो चूज करने के बाद उस वक्त पे वो एनर्जी जो होती है स्कैन करती है कि कौन सा माँ बाप, कौन सी सिचुएशन मुझे सूटेबल है, और उस वक्त पे, जिस वक्त पे संभोग हो रहा है, उसी वक्त पे ये डिसीजंस लिए जाते हैं, या उसके पहले ऑलमोस्ट आपकी एनर्जी फील्ड को डिसीजन लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आपका जब आत्मा को आपको इनवाइट करना है, ऐसे आपने डिसीजंस लिए, तो उस वक्त पे आप ये चूज कर सकते हो द ह्यूमन फॉर्म कि हम कैसे एक अच्छी आत्मा को अपने अंदर प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये दिनों की बात नहीं है, घंटों की बात नहीं है, दिनों की बात नहीं है। इसके लिए काफी समय लगता है। यानी आपने डिसाइड किया कि 2, 4, 6 महीने में आई वांट टू कंसीव, तो यू टू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस विद इन योरसेल्फ। उसके लिए हर व्यक्ति की अपनी रचना के बाद वो उसका समय डिसाइड होता है। जब हम डिसाइड करते हैं, हम जन्म लेते हैं और आत्मा उधर रहती है। जब सेल्स बनते हैं तो सेल बनने के बाद आत्मा इमीडिएट नहीं आती है, उसके बाद कुछ समय जाता है, फिर आत्मा का उसमें प्रवेश होता है। अब प्रवेश होने के लिए आत्मा जो शुद्ध फॉर्म में होती है, लाइट फॉर्म में, वो इतनी इसकी एनर्जी पावरफुल होती है कि ये शरीर उसे होल्ड करने के लिए सक्षम नहीं है। तो धीरे 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 अपने आप की एनर्जी को डाइल्यूट करते 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 फिर शरीर को जैसे सूटेबल एनर्जी है उस फॉर्म में एंटर करती है। So नहीं, थोड़ी सी प्रक्रिया पूरी। तो लाइफ कभी एंटर होता है कंसेप्शन में? वो द कंसेप्शन के बाद नहीं, डिफरेंट टॉपिक नहीं है, इसी में है। तो वो जब एंटर होती है, उस एंट्री टाइम पे कुछ समय वहां पे बिताती है। फिर एग्जैक्टली कुछ समय बिताने के बाद वो सारी चीजें मदर से आती हुई फील करती है। तो उसका जो इम्प्रिंट है वो चालू हो जाता है अंदर से। मदर, फादर और आसपास की कंडीशंस को वो एब्सॉर्ब करने लगता है आत्मा। फिर वो अलाइन होता है कि क्या ये मेरे पर्पस से अलाइंड है कि नहीं है।
अगर अलाइन नहीं है तो वो छोड़ने की कोशिश कर सकता है, और उसी समय आत्मा स्वॉप भी होती है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती है, और 8th मंथ में वो परफेक्टली डिसाइड करती है कि मुझे इस पेरेंट्स के साथ रहना है कि नहीं रहना। तो 8th मंथ हमारे जो पूर्वज हैं हमेशा कहते हैं कि 8वां महीना बहुत संभालना होता है। इसके पीछे ये भी कारण होता है कि आत्मा उस वक्त पे एक्चुअली बाहर निकलती है, फिर वापस अंदर जाती है। एंड मैंने लाइक नॉर्मली व्हेन वी हैव स्टडीड दिस सर, बच्चा अपना नाम भी सिलेक्ट करता है। हाँ, लेकिन हाँ करता है। पूरी बात सुनो। तो ये जब होता है, जब वो सिलेक्ट करता है, वो प्रक्रिया घटती है, माहौल एंड एवरीथिंग, वो चेक करता है, तो 8वां महीना माँ को काफी संभालना होता है। उसके बाद वो एक बार डिसीजन ले लेता है, फिर वो स्टैंड रहता है। बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो आत्मा रहती है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में वो आत्मा डिसाइड करती है, चली जाती है। और बहुत सारे केसेस में आत्मा स्वॉप होती है कि ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो दे डिसाइड एंड देन दे चेंज इट। So it is the 9th month is also very crucial for the mother and father to hold their energies in a way that is very important. So I will always say that I deal with everything after death and before birth also. So ये सारी चीजों में हम energetically, the important point is कि ये सारी चीजों में हम energetically इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये हमारे पास ये पावर्स हैं। हम इसे, जैसे कोई आत्मा रिलीज नहीं हो पा रही है, अटैचमेंट के कारण इसी स्तर में है, और उसकी भूत की योनि में है, पिशाच की योनि में है, किसी भी योनि में है, तो उसे वहां से मुक्त किया जा सकता है और उसे वहां से रिलीज किया जा सकता है। कुछ आत्मा बहुत समय से अटकी होती है, तो ऐसा अर्थ नहीं है कि वो हमें डराती है, ये कुछ करती है। वो एक्चुअली कहीं कहीं हमने हेल्प मांगती है, और उसके गुण धर्म के हिसाब से एनर्जी को क्लॉक कर देती है। तो हमें पता चलता है कि ये आत्मा यहाँ पे है, उसको रिलीज होने की जरूरत है, उसे कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, और वो डरती है। वो डरना यानी इस तरह से नहीं है डर, हम जो डर समझते हैं वैसा डर नहीं है। वो इतनी सारी अटैच यहाँ पे हो जाती है कि वो वहां भी नहीं जा सकती और यहाँ भी नहीं रह सकती। वो द्विधा में फंस जाती है कि उतने उसमें, ऐसे कह सकते हैं कि उसमें उतनी डेंसिटी होती है एनर्जी में, इतनी डेंसिटी कि वो लाइट नहीं बन पाती है, वो लाइट में ट्रैवल नहीं कर पाती है ना। तो उनका कोई दोष नहीं है। शब्दों के माध्यम से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप तक ये समझा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसकी डेंसिटी में बहुत इश्यूज होता है, डेंस हो जाती है, लाइट नहीं हो पाती। वो जब लाइट होती है तो फिर वो टनल से, वो यानी इस रेलम से बाहर निकल जाती है और फिर अपने प्रवास में चल जाती है। अब आपने सदगति का प्रश्न पूछा था। सदगति यानी जब आत्मा निकलती है तो इस तरह से अटक नहीं जाए, उसको अपना रास्ता मिल जाए, और उस रास्ते से जहां आगे उसको बढ़ना है वो बढ़ने लगे। ये एक प्रार्थना होती है सदगति की। सदगति की प्रार्थना में और एक चीज है कि आफ्टर वो जो वहां पहुंच जाती है, उनके मास्टर्स को मिलती है, उनके मास्टर्स से वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया, अभी मुझे वापस जल्दी भेजो। तो मास्टर बोलते नहीं, अभी तुम्हारी फाइल सब गई है, वो फाइल्स का पूरा विश्लेषण होगा, ये आपका पर्सपेक्टिव है, उसके विश्लेषण के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको कभी बर्थ लेना है और आगे का आपका रोल क्या है। तो वहां पे उसको गति मिले, और वहां पे वहां तक भी आपकी प्रार्थना पहुंच सकती है। तो सदगति की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। शांति की प्रार्थना इसके लिए है कि वो आत्मा अपने में स्थिर हो जाए, ताकि वो आत्मा अपने
वो आत्म स्वरूप है, आत्मा है, वो अपने आप को जल्दी पहचान ले, तो वो वॉन्डर ना करे यहाँ पे। ये एक मतलब होता है रेस्ट इन पीस का। फिर उसकी गति होती है। उसके बाद जो परिस्थिति बनती है वो बहुत ही एक सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि मेमोरीज जो है वो आपकी बॉडी से रिलेटेड है ना, आपके जीवन के अनुभव से रिलेटेड है, आपकी 5 इंद्रिय के 5 तत्वों के 3 गुणों को लेके अनुभव में। इसलिए जब पास्ट लाइफ की बात करते हो तो लाइफ बिटवीन लाइफ नहीं दिखती है आपको, आपको सिर्फ लाइफ जो आपने जी है वही दिखती है। अब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो, एक विशिष्ट एनर्जी से हम जब कनेक्ट होते काम करते हैं, तब आप इन आत्माओं के पूरे जगत में जो भी कुछ चल रहा है उसको आप ना तो देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, समझ पाते हो। और यहाँ भी बहुत कुछ घटनाएं होती है और वहां से मैसेज भी रिसीव कर पाते हो, और कुछ एक लेवल पे आप पहुंचने के बाद उन चीजों को इन्फ्लुएंस भी कर पाते हो। क्योंकि दिव्य शक्ति को तो बहुत अलग एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। हाँ, दिव्य शक्ति की बात यहाँ पे नहीं करते हैं हम, कि दिव्य शक्ति जो प्रोसेस हम सिखाते हैं वो क्या है, वो समझने के लिए एक अलग लेवल है। इस विषय से लेके हम वहां नहीं जोड़ पाते हैं। वो यहाँ की स्थिति की बात है मनुष्य की। हम यहाँ पे लाइफ आफ्टर डेथ और लाइफ बिटवीन दी लाइफ्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या रिसर्च हुआ है, क्या पता लगा है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के माध्यम से बात नहीं करते हैं। अगर आप इन पीसेस को जोड़ के देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसे दिखाई देगा जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि जब मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूं तो कुछ जवाब के रूप में ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है। एक फाइल ओपन हो जाती है और वो बताती है कि इस तरह की चीजें हैं। फिर उसके कंफर्मेशंस में ढूंढता हूँ, क्या इस तरह की है या दूसरे तरह की। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे कंफर्मेशंस मिल जाते हैं तो मुझे समझ आता है कि क्या है। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी इस विषय के अंदर, बहुत गहरा अध्ययन था उसके अंदर, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, कि स्पिरिट जगत में क्या क्या होता है। लेकिन वहां पे मुझे कुछ विवरण के साथ मेरी जो अनुभव है या मेरा जो इंफॉर्मेशन है, मैंने जो फाइल्स में डाउनलोड्स आते हैं उसके माध्यम से मैंने जब महसूस किया कि नहीं, ये जो चीजें बोल रहे हैं ये ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग चीजें हो रही थी। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ के सारे रिसर्च में जो भी इंफॉर्मेशन है वो 100% ऑथेंटिकेटेड है। इसके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने काम किया है, उनको पता होता है। और ये रेल्म अलग है, हर एक स्पिरिचुअल मास्टर्स इसमें एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स इस जगत से कुछ आत्माओं को अपने लिए वो आत्मा उनको हेल्प करती है, और कुछ लोग यहाँ फंसी हुई आत्मा का उपयोग करके भी बहुत सारे काम करवाते हैं। लेकिन ये मेरा फोर्टे नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, और मैंने कभी किया नहीं है और मुझे आता नहीं है। लेकिन इस विषय में मैं आपको एक बता दूं कि ये जो मास्टर्स ये सब करते हैं उनको भले वो करे, लेकिन उनसे काम करवाना यानी इस पूरी साइकिल में बहुत सारे इंटरफियरेंस हमें करने पड़ते हैं, और इसकी रिफ्लेक्शन हमको भुगतने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो मैं इसके कॉन्सिक्वेंस जानता हूँ। तो ऐसा कोई काम ना आपके जीवन में या ऐसे किसी व्यक्ति से करवाएं, ना ऐसे काम में उलझें या ऐसी सिद्धियों के पीछे जाए, ये मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ। बाकी चॉइस आपकी है, अगर आप यू आर मेंट फॉर दैट, यू विल डू इट। सर, वी वर आल्सो सपोज्ड टू टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट, तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे।
वो हर एपिसोड में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम एनलाइटनमेंट पे बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बोला था कि हम करेंगे, तो हमें नेक्स्ट टाइम करनी चाहिए। तो आप जो सब्जेक्ट छेड़ेंगे उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम सिर्फ एनलाइटनमेंट का सब्जेक्ट छेड़ना है और कोई सब्जेक्ट छेड़ना नहीं है सर। लेकिन क्वेश्चंस ये सब आते हैं ना मुझे, ये लोग पूछते हैं मुझे, जैसे हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। श्री एक मिनट, जब आपने संगीत है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को छेड़ दिया जिस तरह से, तो वैसा ही म्यूजिक बजेगा। आपने कॉन्शियसनेस में इस सवाल को उठा लिया तो वही जवाब आएगा। तो फिर दूसरे तार नहीं छिड़ेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट अगर बांसुरी बजा रहे हो तो आप हारमोनियम की आवाज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मेरे पास क्वेश्चन लिस्ट आते हैं, मैं चाहती हूँ कि सबको उनका जवाब मिले। नेक्स्ट टाइम हम उसी की बात करेंगे, है ना? हाँ। वो हम कमिटेड रहेंगे कि नहीं, नेक्स्ट टाइम हम एनलाइटनमेंट की बात करें। एनलाइटनमेंट क्या है उसे पूरी तरह समझे। ऑल्सो देयर वाज अ क्वेश्चन सो विच विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन, दैट एनलाइटनमेंट होता है तो क्या क्या कोई मास्टर किसी को एनलाइटन कर सकते हैं कि एनलाइटनमेंट? वो सारे प्रश्न मुझे तभी पूछना, मैं जरूर जवाब दूंगा। इस वक्त पे आप उस प्रश्न को छेड़े ना, क्योंकि अगर आपने छेड़ दिया तो कॉन्शियसनेस में अब वो चीजें निकलने, वो तार छेड़ने, वो फाइल्स खुलने लगती है। और इस वक्त पे 2-3 फाइलें मुझे नहीं खोलनी है एक साथ। सर ये वाला भी आपका मुझे पूछना है। आप जब बोलते हैं फाइल्स खुल जाती हैं, आप बोलते हैं मैसेज आता है, सो लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग दैट व्हाट इज दिस, इज इट मैसेजेस दैट कम और इज इट द थॉट दैट वी गेट और इज इट आवर ओन अनकॉन्शियस दैट कम्स आउट एंड आंसर्स? ये भी हमको बात करनी है। इट इज, आप अगर ये ऑडियंस को इंट्रिग करने के लिए बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। लेकिन ये जो रैंडम और स्पिरिटिक बातें हो रही है, ये बहुत गहन विषय है। यानी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें, आप उस कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करते हो इस वक्त जो लोगों की है कि हमें चीजों का बहुत क्विक आंसर चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो डेप्थ कही है वो तो बहुत कम है। इसकी गहराई, आप जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो पूछने की इंक्विजिटिवनेस होगी, उतना गहरा आप जा सकते हो। उसके लिए आपको खुद को, किसी भी ऑडियंस हो या आपको खुद को स्थिर होकर पूछना पड़ेगा और उसी कॉन्शियसनेस से पूछना पड़ेगा कि आप किस कॉन्शियसनेस से जवाब चाहते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और 2 विषय के ऊपर हम फोकस करेंगे, एनलाइटनमेंट, दिव्य शक्ति। तो इस विषयों के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। एंड आप कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली हमें लिख के भेजिए कि आपको कौन से सवालों के जवाब चाहिए। एंड जैसे मैं तो सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा सर। थैंक यू।